नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। वैदिक के ज्ञान पुस्तक से छोटी बात बड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो हमने देखा महाकवि पंडित कालिदास की इसी गुप्त सम्राट के दरबार में स्थापित हुए महान कवि की उपाधि से नवाजते हैं। पंडित कालिदास के विषय पर, उनके लेखक पर काफ़ी प्रश्न चिन्ह खड़ा होते हुए आ रहे हैं। पंडित कालिदास गुप्त सम्राट के दरबार में रहकर कविता और नाटक लिख सकता था, तो फिर उसने वैदिक साहित्य को क्यों नहीं लिखा? भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, पंचशील, त्रिरत्न, प्रतीत, समुत्पाद, विपස්සना जैसे अन्य ज्ञान परक बातों का मिलता है। गुप्त वंश के समय में भी इतने शिक्षण संस्थान रहते हुए भी कोई वैदिक शास्त्र का प्रमाण नहीं मिला। ज्ञान विज्ञान के रूप में प्राकृतिक हिमखंड से निकलने वाली गंगोत्री जैसी विपස්සना, अलकनंदा जैसे आर्य सत्य और मंदाकिनी जैसे अष्टांगिक मार्ग को जोड़ते हुए बनने वाली नदी के समान मार्ग दाता गौतम बुद्ध की विकराल धारा बह रही थी, जिसे उस समय महायान बौद्धिक परंपरा कहा जाता है। लेखक महोदय कहते हैं, गुप्त काल की बनी हुई जो मूर्ति खुदाई में मिलती हैं, वे सभी मूर्तियां अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व वाले मार्गदाता की है। आज इसके आगे जानने की कोशिश करते हैं। पहला है, भारतीय शैक्षणिक पुस्तकों में सत्ताभोगी समाज और जातिगत समाज भोगी वर्गों द्वारा एक निश्चित एजेंडे के तहत गैर पुरातात्विक रूप से लिखी गई या लिखवाई गई वैदिक सभ्यता वाली पाठ्य पुस्तक का प्रभाव होना। और दूसरी बात है, भारतीय बहुसंख्यक समाज के अंदर क्षेत्रीय स्तर पर घटने वाले सभी परंपरागत कर्मकांडों को वैदिक रीति रिवाज की मान्यता की दृष्टि से जोड़कर देखना, जिसके परिणाम स्वरूप बहुसंख्यक समाज के मनस्पटल पर अपनी मान्यताओं का लेप लगा बैठा है। आइए अब इसके आगे देखने की कोशिश करते हैं। निश्चित एजेंडा के लेखन का प्रभाव। टॉपिक है निश्चित एजेंडा के लेखक का प्रभाव। अब यह गौर करें कि पहला जो कारण है वह कारण शैक्षणिक क्षेत्रों में वैदिक की पाठ्य पुस्तकों में वर्णित गैर पुरातात्विक पाठ्य सामग्री का प्रभाव होना। किसी भी देश का इतिहास लिखा जाए और उस लेखन में पुरातत्व का तनिक मात्र भी प्रभाव नहीं हो, तो समझना चाहिए कि वैसा लेखन निश्चित ही किसी खास वर्गों का एक गुप्त एजेंडा मात्र है। इसी गुप्त एजेंडे का प्रभाव है कि वर्तमान भारत में कितने भी लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते जाते हैं या कुछ लोग कहीं से इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में वर्णित बातों की जानकारी पढ़कर या सुनकर प्राप्त कर लेते हैं। वैसे सभी लोगों के मानस पटल पर पुस्तकीय जानकारी का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा। यह अलग बात है कि शैक्षणिक इतिहास की पुस्तकों में वर्णित बातों का समय समय पर संशोधन या बदलाव भी होते रहते हैं। जैसे पूर्व की शैक्षणिक पाठ्य सामग्री में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग का पाठन होता था, लेकिन वर्तमान की उच्च शैक्षणिक पाठ्य सामग्री से इस अध्याय को हटा दिया गया। परंतु आज भी स्कूलों की पाठ्य सामग्री में कहीं कहीं सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग की पढ़ाई कराई जाती है। बात शिक्षण सामग्री में वैदिक सभ्यता की हो रही है। अतः अब यहाँ ध्यान देना होगा कि शैक्षणिक जगत हेतु जो भी इतिहास की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है, उन सभी इतिहास की पुस्तकों का लेखन समाज व सत्ता के शीर्ष पायदान पर बैठे लोगों द्वारा ही निहित या निर्देशित हुआ है। वहीं दूसरी ओर समाज के अधिकांश शीर्षस्थ लोगों का लगाव या चिपकाव स्थानीय भूभाग या देश की वर्तमान में घटित सभ्यता संस्कृति से होता है, जिस वजह से हर देश के शीर्ष नेतृत्व का लेखन अपने अपने मानस पटल पर बैठी सांप्रदायिक संस्कृति की ओर चला जाना स्वाभाविक होता है। अब आप बृहद भारतीय भूखंड की ही बात ले लीजिए। इस बृहद भारतीय भूखंड के क्षेत्रफल का आज़ादी के बाद दो भागों में बंटवारा हो जाता है। एक भाग का नाम भारत तो दूसरे भाग का नाम पाकिस्तान रखा जाता है। अब दोनों देश अपने अपने देश के शिक्षण संस्थानों हेतु अपनी अलग अलग पाठ्य पुस्तकों का लेखन करवाते हैं।
जिस वजह से दोनों देशों की शैक्षणिक पुस्तकों के लेखन की जिम्मेदारी स्थानीय समाज व सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों पर आ जाती है। अब उन देशों की सत्ता व समाज के शीर्ष पर बैठे लोगों का चिपकाव कहें या अपने अपने मनो अनुकूल संस्कृति में होने की वजह से उन सबों का लेखन भी अपनी मनोअनुकूल संस्कृति को स्थापित करने वाला होता है, जिसको आप दोनों देशों के इतिहास लेखन में देख भी सकते हैं। दोनों देशों को एक ही भूखंड से बंटने के बाद भी पाकिस्तान के शैक्षणिक इतिहास की पुस्तकों में केवल इस्लामिक युग एवं इस्लामिक शासकों का वर्णन है, तो वहीं भारतीय शैक्षणिक इतिहास की पुस्तकों में पाषाण काल से लेकर आधुनिक भारत तक का इतिहास पुरातात्विक साक्ष्यों तथा ग्रीक व अन्य देशों विदेशी यात्रियों के विश्वसनीय लेखन के आधार पर दर्शाया गया। लेकिन वैदिक युग का इतिहास यहाँ के वैदिक साहित्य एवं अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत धार्मिक ग्रंथों के विश्लेषण के आधार पर वर्णित किया गया है, जिसका कि कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। भारतीय पाठ्य पुस्तकों में भारत की जो द्वितीय सभ्यता प्रारंभ होती है उस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता है। अब देखना यह है कि देश के शीर्ष नेतृत्व द्वारा निर्देशित और विख्यात लेखकों द्वारा जो भी इतिहास की पुस्तक लिखी गई है और उस पुस्तक के अंदर वैदिक युग का जो वर्णन है उस वैदिक युग को स्थापित करने हेतु सभी लोगों ने अपनी अपनी पुस्तक में इस देश की दर्शन शास्त्र वाली पुस्तक वेद का सहारा लिया है। क्या है कि किसी भी प्रकार की सभ्यता पर जब कोई इतिहास लेखन होता है तो उस इतिहास लेखन में पुरातात्विक रूप से दर्शनीय बृंदाभांड और पुरातात्विक रूप से पठनीय अभिलेखों का आधार देना जरूरी होता है। तभी वैसे इतिहास लेखन की पुस्तक की प्रामाणिकता का दर्जा बढ़ जाता है, या कहे तो वैसे इतिहास की पुस्तकों का स्थान सबसे ऊंचा होता है। अन्यथा इसके बिना इतिहास लेखन का कार्य अधूरा ही कहा जा सकता है। परंतु वहीं पर किसी सभ्यता या वैदिक सभ्यता के इतिहास लेखन में देश की संस्थता या स्वतंत्रता लेखन द्वारा लिखित इतिहास की पुस्तक में साहित्यिक पुस्तक संप्रदाय विशेष का ग्रंथ वेद को आधार बनाया जाता है। तो वैसे इतिहास की पुस्तक के लेखन की सारी प्रामाणिकता ही उस वेद की पुस्तक पर आकर टिक जाती है। यानी इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई कारीगर हलवाई किसी मिठाई का निर्माण दूध या मेवा से करता है तो उस कारीगर द्वारा निर्मित मिठाई की गुणवत्ता सर्वप्रथम उस दूध या मेवा की गुणवत्ता शुद्धता पर आकर टिक जाती है। अगर वह दूध वाला मेवा ही अशुद्ध है तो उससे बनने वाली मिठाई की गुणवत्ता किसी भी प्रकार से उन्नत या उत्कृष्ट नहीं हो सकती। अब जब भारत के इतिहास लेखन में सभी विद्वानों लेखकों ने पुरातात्विक साक्ष्यों की जगह पर साहित्यिक पुस्तक वेद का सहारा लिया है तो फिर उस वेद पुस्तक को ही देखना होगा कि क्या इस पुस्तक वेद लेखन में पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर स्रोत का सहारा लिया गया है, या कुछ लोग वेद को लाखों वर्ष पूर्व का लिखित या ईश्वरीय पुस्तक मानते हैं। तो क्या आज उत्खनन होने के बाद उस पुस्तक में वर्णित बातों के अनुसार उसकी भाषा लिपि और सभ्यता प्राप्त होती है? अगर लेखन में थोड़ा बहुत भी पुरातात्विक साक्ष्यों की चर्चा है या लेखन अनुसार पुरातात्विक उत्खनन प्राप्त होता है तो क्या उसका कोई वर्णन इस साहित्यिक पुस्तक में है, या ऐसे ही ख्याली पुलाव के जैसा इस साहित्य का लेखन व प्रचलन है? इन सभी बातों को जांचने के बाद ही किसी साहित्य को प्रमाणित करना चाहिए। अन्यथा बिना पुरातात्विक रूप से प्रमाणित साहित्य को कथा कहानी वाली उपमा से संबोधित करते हैं तो इसे किसी भी दृष्टि से गलत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भारत में इस प्रकार के और भी साहित्यिक पुस्तकों का वर्णन मिलता है जिसे रामायण काल का युग, महाभारत काल का युग और विष्णु काल का युग भी कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देना होगा कि उस रामायण काल की सभ्यता की सारी प्रामाणिकता रामकालीन साहित्य की पुस्तक पर आकर रुक जाती है, तो वहीं महाभारत काल की सभ्यता का लेखन उस महाभारत काल वाली साहित्यिक की पुस्तक की प्रामाणिकता पर आकर टिक जाती है। तो विष्णु काल वाली साहित्यिक की पुस्तक की प्रामाणिकता विष्णु के समय वाले युग पर आकर ठहर जाती है। यानी पहले राम के काल में प्रचलित बोली भाषा लिपि मुद्रा, कृष्ण के काल में प्रचलित बोली भाषा लिपि मुद्रा और विष्णु के काल में प्रचलित बोली भाषा लिपि मुद्रा वाली प्रामाणिकता को पुरातत्व की दृष्टि से प्रामाणिकता करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है।
उसके बाद ही इन बातों के ऊपर लिखी गई साहित्यिक पुस्तक को आधार मानकर राम युग, कृष्ण युग और विष्णु युग की ऐतिहासिकता प्रमाणित हो जाती है। अन्यथा इसे एक कहानी समझकर पढ़ें। ठीक वैसे ही अगर वैदिक युग की सभ्यता का लेखन आधार वेद पुस्तक है तो फिर वह पुरातात्विक रूप से सर्वप्रथम उस वेद पुस्तक की प्रमाणिकता की जांच होनी चाहिए। उस वैदिक युग में प्रचलित बोली भाषा लिपि की भी जांच होनी चाहिए, तभी वेद को आधार मानकर लिखी गई वैदिक युग की सभ्यता प्रमाणित होगी। अब देखना है कि वैदिक युग का लेखन जिस साहित्यिक पुस्तक वेद से किया गया है उस साहित्यिक पुस्तक का लेखन आधार क्या है। क्या उस वेद पुस्तक का लेखन आधार पुरातात्विक है? क्या उस वेद साहित्यिक पुरातत्व के अंदर कोई पांडुलिपि मिली है? क्या उस वेद साहित्यिक की भाषा लिपि भी पुरातत्व के अंदर प्राप्त हुई है? क्या उस वेद साहित्य में वर्णित कबीले का कोई पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त? क्या उस वेद साहित्य में वर्णित बोली भाषा का साक्ष्य पुरातत्व के अंदर उस समय मिला था? क्या उस वेद साहित्य में वर्णित कर्मकांड में प्रयोग मंत्रों का उल्लेख किसी पुरातात्विक अभिलेख में है? इन सभी साक्ष्यों का अवलोकन व इसका मूल्यांकन इस पुस्तक में वर्णित मानव उत्पत्ति से लेकर ईसा पूर्व 2500 वर्ष तक भाग ए और ईसा पूर्व 2500 से लेकर ईसा पूर्व 1500 वर्ष तक भाग बी तथा ईसा पूर्व 2000 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक भाग सी में आपने अच्छी प्रकार से देखा होगा। उसमें कहीं भी वेद में वर्णित किसी बातों का पुरातात्विक रूप से मिलना नहीं होता। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वेद ग्रंथ और वैदिक सभ्यता का पुरातत्व से कोई संबंध नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होकर आपस में ही एक दूसरे को सत्यापित करते हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।